हेलो फ्रेंड्स। तब फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और जो हम लोग हिस्ट्री का जो चालू किए थे ना सीरीज, वो आज हम लोग इसमें पार्ट 3 में बात करेंगे। ठीक है, पार्ट यहाँ पे करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, तो इससे पहले इसका जो वीडियो है अपलोड कर दिया गया है और इसका एक प्लेलिस्ट बना है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को पार्ट वाइज देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि हम लोग एक मोटिवेशन मिले और हम एक नए से नए कंटेंट को अवेलेबल कराएं। और कोई भी टॉपिक या कोई भी एक्सरसाइज अगर ऐसा लगता है तो हम आप कमेंट जरूर करेंगे, आपको उस पर हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए, और आप शेयर भी कर देंगे। जो पढ़ने वाले होंगे तो चैनल के बारे में बता सकते हैं, जो वीडियो के बारे में बता सकते हैं, तो ये है आपका। और बाकी ये सब आप पे छोड़ा जाता है कि आपको करने का मन है या नहीं है, तो वो चीज़ आप पे है कि लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम चलते हैं आगे पार्ट 3 वीडियो में। ठीक है, पार्ट 3 में, तो चलिए हम आते हैं आगे। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे। हम लोग जो पार्ट 2 वीडियो तक कर लिए थे कि फांसीवाद का जो है ना उदय कहाँ हुआ, इटली में, और उसका जन्मदाता किससे माना जाता है, तो मुसोलिनी के माना जाता है। और फांसी दल के स्वयंसेवक यानी फांसीवाद में जो लोग सम्मेलन में जो काम करते थे, जो लोग भाग लेते थे, वो किस तरह के पोशाक पहनते थे, तो काली कमीज पहनते थे। जैसे मान लीजिए डॉक्टर हैं, डॉक्टर का चिन्हासी क्या है बताइए, जो डॉक्टर हैं उनका चिन्हासी क्या है डॉक्टर का, तो वाइट वो काला वाला पहने रहे होते हैं। वैसे ही इसमें जो जितने भी लोग थे वो क्या काली कमीज पहनते थे। ठीक है, आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ कह रहा है कि मुसोलिनी को किस नाम से पुकारा जाता था, तो याद रखिएगा ड्यूस। ड्यूस किस नाम से, तो ड्यूस नाम से पुकारा जाता था। जैसे यहाँ आज भी कई लोगों को क्या क्या नाम हो जाता है, तो याद रखिएगा वैसे उसको क्या ड्यूस नाम से बोला जाता था। देखिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था। देखिए, जर्मनी में। और नाजीवाद का संस्थापक यानी जनक हिटलर को माना जाता है। तो याद होगा शायद, जो एक ऐसा व्यक्ति जो कर इतना इतना ही मोछ रखता था, हिटलर, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा तो आप देखने के बाद फोटो समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ, तो जर्मनी में। और नाजीवाद का जनक किसे कहते हैं, तो हिटलर को। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हिटलर का निवास स्थान कहाँ है या किस देश से संबंधित है, तो नाजीवाद का संस्थापक हिटलर। हिटलर ने नाजी दल की स्थापना कब की, 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में नाजी दल का स्थापना किया हिटलर ने। ठीक है, चलिए, हिटलर ने नाजी दल की स्थापना 1920 में कर दिया। हिटलर कब जर्मनी का प्रधानमंत्री बना, हिटलर कब जर्मनी का प्रधानमंत्री बना, 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में। ठीक है, कब बना, 1933 में। हिटलर की आत्मकथा है, हिटलर की आत्मकथा है मेन मेन कैंप। क्या है, मेन कैंप। तो याद रखेंगे हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है, मेन कैंप। ठीक है, चलिए आते हैं। कहता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र में एक नेता होना चाहिए, वो किसने दिया, तो हिटलर ने दिया। किसने दिया, हिटलर। चलिए आते हैं आगे। हिटलर कब आत्महत्या की, तो 1945 ईस्वी में। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त था तो उसको पकड़ाने का समय आ गया था, तो उसने जहर की गोली तो हम लोग जो है देख लेते हैं। हिटलर का आत्महत्या कर लिया तो 1945 में कर लिया। ठीक है, कब कर लिया, तो 1945 में कर लिया। तो ये चीज़ को हम देख लिए थे। एशिया का कौन सा देश साम्राज्यवादी था, एशिया का कौन सा देश साम्राज्यवादी था, वो जापान था। और उस समय मतलब 1945-40 का सबसे डेवलपमेंट जो कंट्री था वो जापान ही था। ठीक है, जापान ने पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया, तो चीन के विरुद्ध। ठीक है, चीन के। ठीक है, और युद्ध करके युद्ध नहीं किया था, आधा हथियार भी लिया था। इतना ताकतवर था, सोचिए उतना छोटा सा देश। तो कह रहा कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। ठीक है, देखिए एक 6 अगस्त 1945 और एक 9 अगस्त। देखिए इसी को एने से घुरा देंगे ना, इसको मतलब नीचे हो गया 9 अगस्त, यानी 6 मतलब 3 दिन के बाद। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया बम,
मतलब परमाणु बम गिरा दिया अमेरिका ने जापान पर, और 9 अगस्त को गिरा दिया नागासाकी पे, नागासाकी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि नागासाकी पर 9 अगस्त, देखिए 9 से 9, नग से नागा, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को, और इसी के बाद जो है प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो कह रहा है कि यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1 सितंबर 1939। देखिए आपको ज़्यादातर 1939 याद रखना है, लेकिन अगर आप 1 सितंबर याद रखते तो अच्छा है। जैसे प्रथम युद्ध समझिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 28 जुलाई से 1914 से शुरू हुआ था, और कै नवंबर, आप लोग बताइएगा डेट कि कै नवंबर को ख़त्म हुआ। तो चलिए हम बताते हैं 11 नवंबर को, और 1918 ईस्वी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो गया था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को। आते हैं आगे, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया। देखिए यहाँ 61 देशों ने। बताइए प्रथम विश्व युद्ध में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं और वीडियो देख रहे हैं तो, कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो में कितने देश, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। 37 बता रहे हैं, आपको बताना है कमेंट में ज़रूर। चलिए आप लोग आते हैं, इसमें 61 देश, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है, तो है पेट्रोक को। किसको माना जाता है, पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक किसे मानता है, पेट्रोक कहाँ का निवासी था। अगर आपसे पूछे कि पेट्रोक कहाँ का निवासी था, तो इटली का है। देखिए सबसे ज़्यादा इटली के ही लोग जो है वो, आप लोग बताए थे ना, जो पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ, तो पुनर्जागरण जो है वो शुरू हुआ था इटली से ही। तो सबसे जो लोग हैं, जो मतलब शुरुआती के माइंडसेट अच्छे लोग, वो इटली में ही होंगे। तो पेट्रोक कहाँ के था, इटली के, क्योंकि ये भी मानववाद के था, और पुनर्जागरण के बाद मतलब होता ही है मानववाद के बारे में, ठीक है, मानववाद को कल्याण के लिए। इटालियन गद्य का जनक किसे मानता है, तो कहानीकार बोकेसियो को। किस कहानीकार हैं, बोकेसियो। यानी इटालियन गद्य, यानी कि गद्य और पद होता है ना वो, तो कहते हैं कि इटालियन गद्य का जनक किसे मानता है, तो कहानी लिखते थे तो गद्य पद के ज़्यादा लिखा करते थे। आप लोग हिंदी बुक पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे गद्य का और गद्य और पद के बारे में, ठीक है। तो गद्य पद का सबसे पहले किसने जो है वो मतलब इटली में गद्य के जनक किसे माना था, तो कहानीकार बोकेसियो को, ठीक है। आते हैं आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक, ठीक है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक को किसे माना जाता है, फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को। फ्लोरेंस, देखिए आप लोग बताइएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, कहाँ के निवासी थे, तो भी इटली के, और ये फ्लोरेंस शहर के रहने वाले थे। और मैकियावेली भी कहाँ के रहने वाले हैं, फ्लोरेंस के, ठीक है। तो याद रखेंगे कि मैकियावेली कहाँ के निवासी थे, तो वो थे फ्लोरेंस के, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अब देखिए, तो याद रखिएगा ये पहला कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक, यानी दुनिया के चिंता करने वाले व्यक्ति थे मैकियावेली, और इनका बहुत अच्छा रचनाकार भी हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है, राज्य के एक नई चिन्ह प्रस्तुत करती है, उसे क्या नाम है, द प्रिंस। तो आपको हम पहले ही क्लास में हम लोग कर रहे थे कि द प्रिंस के लेखक कौन है, तो मैकियावेली, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, मैकियावेली को। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहता है, तो मैकियावेली को। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली, प्रिंस के लेखक मैकियावेली, ठीक है। आधुनिक विश्व का चिंतक मैकियावेली, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यहाँ पे कि पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कलाकारों की कृति में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, माइकल एंजेलो और राफेल, ठीक है। राफेल के भी बुक है बहुत अच्छा। देखिए पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कलाकारों की कृति में मिलती है। मतलब पुनर्जागरण में जो मतलब इटली के जो कलाकार थे उस ऐसा समझिए ना कि देखोगे कि बहुत लोग क्या होते हैं समाज के लिए, एक समझिए कि एक एक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं समाज को बदलने के लिए। तो वैसे ही वहाँ के हैं इटली के। तो लियोनार्डो दा विंची,
माइकल एंज और राफेल, ठीक है, ऐसे समझिएगा। देखिए, द लास्ट सफ़र और मोनालिसा, अमृत चित्र, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है, ठीक है, कि द लास्ट सफ़र और मोनालिसा, देखोगे कई बार फोटो में मोनालिसा का चित्र, तो लगती है कि मतलब कोई महिला का फिगर है, ठीक है, तो बाल ऐसे मतलब झाड़ के मतलब ऐसे फैला के बैठी हुई है। तो देखिएगा ध्यान से कि मैं मोनालिसा और द लास्ट सफ़र चित्र के जो रचनाता है वो है लियोनार्डो विंची, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन, देखिए द फॉल ऑफ मैन और द लास्ट जजमेंट, ठीक है, तो कौन है, माइकल एंजेलो, याद रखेंगे एंजेलो, यहाँ पढ़े थे ना एंजेलो, याद रखेंगे। द लास्ट सफ़र ऑफ मोनालिसा तो लियोनार्डो दा विंची, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन तो एंजेलो, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अब यहाँ के नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्तार के गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं, माइकल एंजेलो। देखिए सिस्तार के गिरजाघर जो होता है ना, ईसाई धर्म के लोग मानने वाले होते हैं गिरजाघर, जैसे हम लोग मंदिर मानते हैं तो हम लोग गिरजाघर में जाते हैं, तो उसमें जो छत के मतलब जो चित्र वो बनाए थे वो है माइकल एंजेलो, ठीक है। द लास्ट जजमेंट और द लास्ट फॉल के मतलब जो लिखे हैं उनका नाम है माइकल एंजेलो, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यहाँ पे कि राफेल, देखिए आगे ना, राफेल के बाद राफेल की भी इटली का एक चित्रकार था जिसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो देखिए इनका सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है, तो याद रखेंगे राफेल का जीसस क्राइस्ट की माता मेडोवा का चित्र बहुत फेमस था। जीसस क्राइस्ट मतलब जो इन लोग का भगवान है उनकी माता का नाम है मेडोना, उन्हीं का चित्र बनाए थे राफेल, ठीक है। राफेल किसे बताते थे, उन लोग अपने जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके मम्मी मेडोना का चित्र बनाए थे। चलिए जाते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर। कह रहा कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है, तो जियाटो को किसे माना, जियाटो को, याद रखेंगे। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है, तो जियाटो को माना जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि पुनर्जागरण काल का इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था, फ्रांसीसी बेकन, कौन था, फ्रांसिस बेकन। पुनर्जागरण काल का इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था, फ्रांसिस बेकन। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर, ठीक है। तो ये आते हैं हम लोग यहाँ पे कि नेक्स्ट पेज में कि राफेल भी इटली का एक चित्रकार था जिसका सर्वश्रेष्ठ कृति क्या था, तो जीसस क्राइस्ट की माता मेडोवा का चित्र बनाए थे। और पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक, पुनर्जागरण काल जब शुरू हुआ था तो उसमें चित्रकला का जो जनक मानता है वो जियाटो को मानता है। पुनर्जागरण काल का इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार फ्रांसिस बेकन, तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, फ्रांसिस बेकन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। करा कि हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ हॉली के व्यंग्यात्मक ढंग से किस पर प्रहार किया, ठीक है, तो पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई की कुरीतियों को, पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई के कुरीतियों मतलब ईसाई में क्या क्या जो प्रथा थी उसके बारे में, ठीक है। चलिए तो इरास्मस, देखिए हॉलैंड के एक व्यक्ति थे इरास्मस, उसने अपने बुक लिखा है द प्रेस ऑफ हॉली, ठीक है। चलिए इंग्लैंड के लेखक टॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, पहले तो पुस्तक यूटोपिया के लेखक कौन है, टॉमस मोर, ठीक है। किसका चित्र प्रस्तुत किया था, आदर्श समाज का, एक अच्छे समाज के बारे में बताए थे टॉमस मोर ने, और यूटोपिया के लेखक भी टॉमस मोर है, ध्यान देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन में कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, इंग्लैंड से हुआ। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ, तो इंग्लैंड से हुआ। और समाज सुधार का शुरुआत मतलब पुनर्जागरण का सुधार कहाँ से हुआ, तो इटली से हुआ था, है ना। चलिए किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है, तो जॉन विक्लिफ को, ठीक है। मतलब धर्म सुधारण के बारे में सबसे पहले मतलब प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है, जॉन विक्लिफ को, ठीक है। चलिए आते हैं हम आगे नेक्स्ट पेज पे।
करा है कि अमेरिका की खोज किसने की, तो क्रिस्टोफर कोलंबस। देखिए कोलंबस ने 1400 क्या कर दी 92 में वो अमेरिका का खोज किया था। और आप लोग बताएंगे कि 1498 में, ठीक है, वास्को डिगामा किसका खोज किया था, कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, अमेरिकी वेस्पूसी। अमेरिका वेस्पूसी के नाम पर ही अमेरिका नाम पड़ा था। और अमेरिका के सबसे पहले खोज किए थे क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। चलिए आते हैं आगे करके, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया, स्पेनिश निवासी मैगलन। याद रखिएगा दुनिया को, मतलब देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन। तो प्रशांत महासागर का जो नाम दिए थे वो भी कौन दिए थे, मैगलन ही दिए थे। मतलब प्रशांत बहुत बड़ा प्रसार है, इसे फैला हुआ है, ऐसे समझिएगा। चलिए मैगलन मतलब पूरी दुनिया को भ्रमण करने वाला मैगलन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करा है कि प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ, ठीक है, तो अमेरिका में, क्योंकि 4 जुलाई याद होगा आप लोगों को, 4 जुलाई, ठीक है, 1776 ईस्वी में ये मतलब अपने आप को एक स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और मतलब वहाँ प्रजाओं के अब अधिकार हो गया कि नेता चुनेंगे और एक वहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी आप कहते हैं वो बनेंगे, ठीक है। चलिए उन लोग को ये था। अब आते हैं नेक्स्ट में कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसे आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है। तो याद रखेंगे किसे आधुनिक गणतंत्र, मतलब गणतंत्र उस देश में कहते हैं जिस देश में, मतलब जैसे जब भारत हम देश हुआ ना 26 जनवरी 1950, मतलब देश गणतंत्र हुआ, मतलब कि संविधान लागू हो जाना, संविधान के अनुकूल चलना, ठीक है, गणतंत्र वो चीज़ है। तो सबसे पहले संविधान लागू किया कौन था, अमेरिका, ठीक है, इसलिए वो सबसे पहला आधुनिक गणतंत्र का जनक कहता है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। अब यहाँ कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बना था, याद करिए, तुर्की बना था। कौन बना था, तुर्की। लेकिन यहाँ कह रहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, मतलब ये तो गुलाम था और तुर्की क्या था, गुलाम। लेकिन यहाँ अमेरिका भी क्या था, गुलाम। लेकिन ये अपन पहले आज़ाद हुआ और उसके बाद यहाँ मतलब कि कोई भी धर्म मान के यहाँ लोग रह सकते हैं। तो संयुक्त राज्य सबसे पहले कानून बना के और धर्मनिरपेक्ष बना दिया, ठीक है। चलिए तो वो था अमेरिका। अमेरिका तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी वासियों का नारा था, क्या था वहाँ का, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। जैसे वहाँ अंग्रेज़ों ने शासन किया, तो जब अंग्रेज़ों ने शासन किया था तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जैसे वहाँ काम करते थे लोग, तो उन्हें स्वतंत्र हो गया, उसके बाद भी लोग कहते थे कि टैक्स दीजिए। तो अब तो वहाँ आज़ाद हो गया था, और वहाँ जब आज़ादी होने के बाद कि कोई किसको कैसे टैक्स देगा, अब वहाँ के लोग अपने देश के टैक्स देंगे, तो उन लोग फिर भी ज़बरदस्ती करते थे टैक्स को। तो इसीलिए वहाँ का कि जब आप लोग प्रतिनिधित्व हमारे देश को कर ही नहीं रहे, प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको टैक्स क्यों। तो वही है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, आपका सत्ता खत्म हो गया, आपका अधिकार खत्म हो गया, यानी टैक्स आप नहीं ले सकते हैं। चलिए प्रजातंत्र, देखिए प्रजातंत्र जनता का, ये बहुत अच्छा मतलब ये लाइन है, ये बहुत अच्छा। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा मतलब और जनता के लिए शासन, ये प्रजातंत्र का परिभाषा किसने दिया था। मतलब अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है तो वह जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन करेगा, ठीक है। बहुत अच्छा ये मतलब यह लाइन है, और ये बोले थे अब्राहम लिंकन, ठीक है, अब्राहम लिंकन, याद रखेंगे, बहुत अच्छा है कि जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन का जो परिभाषा था वो अब्राहम लिंकन ने बोले थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करा है कि संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में कब लागू हुआ, तो 4 मार्च 1789। देखिए संविधान बनने भी तो समय लगता है, जैसे हमारा देश में संविधान सभा का गठन 24 मार्च 1900 क्या हुआ, 24 मार्च 1946 में आया कैबिनेट मिशन, और हम लोग का
संविधान बन के जो तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। तो हमारा देश में भी सोचिए कितना टाइम हो गया, ठीक है, 2 साल 11 में 18 दिन लग गया, 2 साल मतलब 11 में 18 दिन लग गया ना। वैसे ही वहाँ 1776 में तो आज़ाद हो गया अमेरिका, अपने आप को तो घोषित कर लिया आज़ादी, लेकिन वहाँ के चलाने के लिए कानून व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि कोई अपना अपना मन के बन जाएगा। तो इसीलिए वहाँ 4 मार्च, ठीक है, देखिए 4 जुलाई का आज़ाद हुआ और 4 मार्च के स्वतंत्र वहाँ मतलब संविधान लागू हुआ। कब? 1789 ईस्वी को, ठीक है, याद रखिएगा। 1789 शायद याद आ रहा होगा कुछ क्रांति व्रांति के बारे में, ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति 4 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था, ये भी याद आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? 1781 ईस्वी में, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन कि 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये अमेरिका में था ना, अमेरिका में, तो ये वहाँ पे आत्मसमर्पण करके वहाँ से चल दिया और फिर वहाँ से आकर फिर इंडिया में शासन कर रहा था ये, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। कौन विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य को समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले आज़ाद कौन हुआ? अमेरिका। तो उसी ने क्या किया कि समानता, यानी कि सबको समान रूप से, क्योंकि वहाँ पे दास व्यवस्था था, बहुत दिक्कत होता था वहाँ पे, तो सबका समान अधिकार और अपना अपना अधिकार भी दिया। जैसे हमारा देश के संविधान है तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार है, मतलब हम लोग का अधिकार है कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, मतलब हर चीज़ का एक लिमिटेशन दायरा बना दिया गया है। और जब हम लोग का आज़ाद हुआ देश, तो मौलिक अधिकार भी कहाँ से लाया गया? तो अमेरिका के संविधान से ही लाकर हमको संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। याद आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता हमारा संविधान में किस देश से आया है? आप लोग को हम बताए थे क्लास में, चलिए वीडियो में बता दिए थे। आते हैं आगे। कह रहा है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। ये तो और ख़तरनाक लाइन है भाई। मैं ही राज्य हूँ मतलब हम जिस राज्य में हूँ वो मैं, और जो मेरे यहाँ शब्द हैं, जैसे माहिष्मति वाला, ये मेरा वचन ही है मेरा शासन। यही डायलॉग है भाई, एक तरह से यही है कि हमारा राज्य में हमारा ही कानून चलेगा। तो वह लुई 14वां ने, कौन? लुई 14वां का यह था कथन। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? लुई 14वां, ठीक है। वर्साय ये पोलैंड की राजधानी वर्सा है ना, तो आप लोग ज़रूर बताएंगे पोलैंड की राजधानी कहाँ है, तो वर्षा में है। शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने ही किया था। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि लुई 16वां का कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा? तो 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में। तो लुई 16वां, देखिए वो सब वहाँ का नाम होता है लुई 16वां, वो सब नंबर वाइज करता है, रखता है सब नाम, तो इसलिए घबराइएगा नहीं कि 16वां 14वां क्या है। लुई उसका नाम है और 14वां 15वां सब लाइन से हम लोग आता है। तो याद रखिएगा कि लुई 16वां जो था वो कब गद्दी बैठा? 1774 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। चलिए तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि लुई 16वां की पत्नी एंतोवंत, ऐसे आप इसका पूरा नाम है मेरिया अंतोवंत, ठीक है। एंतियोंत तो नाम है, मेरिया अंतोवंत याद रखिएगा, यदि याद रहता है। और ये समझिए कि लुई 16वां को 14वां को मतलब जो है ना 16वां, इसको अंतो कर दी। लुई 16वां की पत्नी एंतोवंत मतलब मेरी अंतोवंत इसका नाम है। कहाँ की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थी, ठीक है। और लुई 16वां से क्या हुआ था इनका विवाह। तो याद रखिए कि एंतोवंत कहाँ के थी? तो ऑस्ट्रिया के, ठीक है। लुई 16वां को किस अपराध के कारण फांसी दे दी गई? तो देश विद्रोह मतलब क्या करा कि लुई 16वां को किस अपराध में? तो देश विद्रोह के आरोप में उनको देशद्रोह के देशद्रोह के कारण को फांसी दे दिया गया। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहा कि वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया था फ्रांसीसी क्रांति में। कहाँ किया था? फ्रांसीसी क्रांति में।
तो वोल्टेयर, मॉन्टेक्यू, रूसो सब लिखे योगदान फ्रांस की क्रांति में दे दिया। लेटर्स ऑफ इंग्लिश किसकी रचना है? वोल्टेयर की। लेटर्स ऑफ इंग्लिश, देखिए लेटर्स वोल्टेयर, टर टर्स ऐसा आ रहा है ना, तो लेटर्स ऐसे याद रखिएगा, वोल्टेयर, ठीक है, वोल्टेयर्स। लेटर्स ऑफ इंग्लिश का लेखक वोल्टेयर है। नेपोलियन द्वारा तैयार कानून का संग्रह कहलाता है। याद करिएगा, ये आप लोग, इस लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि नेपोलियन द्वारा तैयार कानून का संग्रह क्या कहता? नेपोलियन का कोड कहलाता था, ठीक है, नेपोलियन कोड कहलाता था। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम लोग देखेंगे। आज हम लोग नेपोलियन कोड तक देख लिए, ठीक है, थैंक यू।